नमस्कार दोस्तों, मैं सी दिनेश हाजिर हूँ एक और नई वीडियो में आप लोगों के साथ में। दोस्तों, हमारी एक सीरीज चल रही थी जो जीएसटी से रिलेटेड थी। ठीक है। जीएसटी क्या था ये? जीएसटी। ठीक है। इसमें दोस्तों हम लोग सेक्शन नंबर 15 की बात कर रहे थे। ठीक है। सेक्शन नंबर 15 था क्या, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। इसमें हमने सेक्शन कवर कर लिया, रूल्स भी हमने सारे कवर कर लिए। मेरी वीडियोस अपलोड हो गई है चैनल पे, आप वहां पे जाकर के चेक कर सकते हैं। मैक्सिमम सेक्शन, मैक्सिमम जो रूल्स है वो सारे आ चुके हैं मेरे उस पे प्लेलिस्ट के ऊपर। हो सकता है कोई एक आधा रूल रह गया हो, तो वो भी एक दो दिन के अंदर आपके पास में अपलोड होके आ जाएगा। दोस्तों, वैसे तो ये खत्म हो गया था सेक्शन हमारा, बट मैंने आज एक्चुअली बुक जब देखी तो एक रूल इसमें और इंसर्ट हुआ है, रूल नंबर 31D। ये आया कब से है? ये आपका एप्लीकेबल हुआ है 1 फरवरी 2026 से। ठीक है। इसके लिए नोटिफिकेशन एक आ गई थी आपकी 30 जनवरी को ही। 30 जनवरी को आई है या उससे एक पहले आई है? दोस्तों, ये मैंने शायद आपको बताया भी था, रूल नंबर 35 जब मैं आपको पढ़ा रहा था। रूल नंबर 35 जिसमें हमारा था कि अगर इंक्लूसिव ऑफ टैक्स अगर कोई वैल्यू है हमारे पास में, तो उस केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगी। तो मैंने आपको वहां पर भी एक बताया था कि एक नोटिफिकेशन गवर्नमेंट का आया था रूल नंबर 30 जनवरी को, जिसमें गवर्नमेंट ने सेम बात वहां पर भी बोली थी। लेकिन मैंने उस टाइम बोला था कि इसमें कुछ स्पेसिफाइड प्रोडक्ट्स थे। ठीक है दोस्तों, ये वही स्पेसिफाइड प्रोडक्ट से रिलेटेड ही जो है उन्होंने रूल निकाल दिया है। ठीक है। जो रूल नंबर 31D बात करता है, वो बात करता है वैल्यू सप्लाई ऑफ गुड ऑन द बेसिस ऑफ रिटेल सेल प्राइस। मैंने वहां पर भी आपको जो रूल नंबर 35 में एग्जांपल दिया था, वो एमआरपी का एक एग्जांपल दिया था, जिसमें मैंने बोला था कि अगर हमारे को वैल्यू सप्लाई निकालनी है तो हमें क्या करना है, एमआरपी यानी कि जिसमें टैक्स इंक्लूड है इनटू टैक्स रेट, इनटू टैक्स रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस सम ऑफ टैक्स रेट। ये मैंने एक फॉर्मूला वहां बताया था, जिससे हमारा वैल्यू क्या निकल के आती है, वो आती है हमारी टैक्स अमाउंट। ठीक है, टैक्स अमाउंट। और जब ये टैक्स अमाउंट को आप वैल्यू ऑफ सप्लाई से माइनस कर देते हैं, तो वो आपका क्या निकल जाता है, वैल्यू ऑफ सप्लाई। अब दोस्तों, ये रूल 35 जो था, सेम मिलता जुलता रूल है 31D हमारा। ठीक है। 31D के अंदर भी जो वैल्यू आपके निकालने के लिए है, रूल नंबर 31D के अंदर भी जो आपकी वैल्यू निकलेगी, वो निकलेगी तो ऐसे ही सेम। कैसे? रिटेल सेल प्राइस, ठीक है, इनटू टैक्स रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस सम ऑफ टैक्स रेट। जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगा, आपका टैक्स अमाउंट आएगा। और वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगी, वैल्यू ऑफ सप्लाई इक्वल टू आरएसपी माइनस टैक्स अमाउंट। ठीक है। सेम कंसेप्ट, फॉर्मूला लगभग सेम है, लगभग क्या पूरा ही सेम है। ठीक है। बस फर्क क्या है कि जो रूल नंबर 35 है वो बात करता है वैल्यू ऑफ इंक्लूसिव है, अगर हमारा टैक्स इंक्लूड है तो उस केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगी, वो है हमारे जर्नल प्रोडक्ट के लिए। और रूल नंबर 31D जो हमारा आया है, ये हमारा आया है स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के लिए। देखिए, मैंने यहाँ पे नोट भी लिख भी रखा है, इसीलिए स्पेसिफिक प्रोडक्ट, स्पेसिफिक प्रोडक्ट। अब दोस्तों, आप पूछोगे कि स्पेसिफिक प्रोडक्ट है कौन से? तो दोस्तों, इसमें जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स जो गवर्नमेंट लेके आई थी, वो थे हमारे टोबैको से रिलेटेड, टोबैको। ठीक है। अब मैं आपको वो रूल दिखाता हूं जो गवर्नमेंट रूल लेकर के आई है। अगर आप कहेंगे तो वो नोटिफिकेशन भी दिखाता हूं मैं आपको। ठीक है। वो नोटिफिकेशन में गवर्नमेंट ने क्या बोला था। ठीक है। तो आइए मैं पहले आपको वो नोटिफिकेशन चेक करवाता हूँ। gst.gov.in, आप न्यूज एंड अपडेट्स में जब जाएंगे तो इस न्यूज एंड अपडेट्स के अंदर ये नोटिफिकेशन आई थी हमारी जनवरी में। ये देखिए, ये है 23 जनवरी। एक्चुअली गलत बोल गया उस टाइम पे, 30 जनवरी, ये 23 जनवरी की थी।
जिसमें उन्होंने ये जो नोटिफिकेशन लेके आए थे, इस नोटिफिकेशन में उन्होंने बताया था कि ये कुछ स्पेसिफाइड प्रोडक्ट्स हैं, लाइक पान मसाला, अनमैन्युफैक्चर्ड तंबाकू, तंबाकू रिफ्यूज अदर देन टोबैको लीव, सिगार, ठीक है, की रूट, सिगारेल एंड सिगरेट्स ऑफ टोबैको और टोबैको सब्स्टिट्यूट, ये कुछ प्रोडक्ट्स दिए हुए थे। और उसको बताया था कि इसके अंदर हमारी कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स अंडर आरएसपी बेस्ड वैल्यूएशन, अगर आरएसपी यानी रिटेल सेल प्राइस का केस है तो उस केस में हम टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो टैक्स अमाउंट की कैलकुलेशन उन्होंने बताई थी, उसके बाद में बताया था डीम टैक्सेबल वैल्यू कैसे निकलेगी, ये सब इसमें बताया हुआ था। ये रूल मैंने ऑलरेडी एक शॉर्ट वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर रखी है, वहां पे जाकर के देख सकते हैं। अब मैं दोस्तों आपको इसका रूल दिखाता हूँ, ठीक है दोस्तों, ये था रूल इसका, ठीक है, ये रूल आया था इसका। रूल क्या है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स रूल 2017 में आया था नोटिफिकेशन, जो इंसर्शन ऑफ रूल 31D, रूल नंबर 31D ये लोग इसमें इंसर्ट किया था इस नोटिफिकेशन के थ्रू। ये एप्लीकेबल कब से हुई थी, ये एप्लीकेबल हुई थी 1/2/2026, ठीक है। In the Central Goods and Service Tax Rule 2017, after the Rule 31C, the following rules shall be inserted, namely, रूल नंबर 31C के बाद में इन्होंने इसको इंसर्ट किया था। रूल नंबर 31C जो आपका था वो था कि वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसीनो के केस में कैसे निकाली जाएगी। अगर आपने कोई चिप टोकन्स वगैरह परचेज करे होते हैं तो कैसीनो के, तो उस केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकलती है, वो रूल नंबर 31C था। उसके बाद में ही इन्होंने ये रूल 31D इंसर्ट कर दिया, ठीक है, जिसमें उन्होंने बोला रूल 31D वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स ऑन बेसिस ऑफ रिटेल सेल प्राइस, मींस कोई भी ऐसी गुड्स जो कि रिटेल सेल प्राइसेस के बेसिस पे मार्केट में बिक रही है, उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकाली जाएगी, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर द वैल्यू ऑफ सप्लाई गुड्स बियरिंग डिस्क्रिप्शन स्पेसिफाइड इन कॉलम 3, मींस इस रूल में कुछ भी लिखा हो इसके अलावा अगर कोई भी वैल्यू ऑफ सप्लाई हमारे को उस गुड्स की जो कि नीचे कॉलम नंबर 3 में दिए गए हैं, स्पेसिफिक गुड्स है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, रूल नंबर 31D स्पेसिफिक गुड्स के लिए लेके आए थे, ठीक है। तो कॉलम नंबर 3 में दे रखे हैं फॉलोइंग अंडर द कॉरस्पॉन्डिंग चैप्टर हेडिंग सब हेडिंग ऑफ टैरिफ, ये आप छोड़ दीजिए। अगर आप जनरल, आप एक बिजनेसमैन हैं या फिर आप एक स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है, लेकिन अगर आप एक जनरल बिजनेसमैन है तो आपको ये टैरिफ वगैरह थोड़ा सा समझ लेना चाहिए कि आप, क्योंकि आप किस गुड्स में डील कर रहे हैं, टैरिफ आपको पता होना चाहिए, जरूरी होता है, ठीक है। स्पेसिफाइड इन कॉलम 2 ऑफ द टेबल बिलो शैल बी डीम्ड टू बी रिटेल सेल प्राइस डिक्लेयर्ड ऑन सच गुड्स लेस देन द अमाउंट टैक्स एज एप्लीकेबल, नेमली, तो उसने क्या बोला, शैल बी डीम्ड टू बी द रिटेल सेल प्राइस, तो उस केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे मान ली जाएगी, जो आपकी आरएसपी है, आरएसपी, ठीक है, रिटेल सेल प्राइस जो डिक्लेयर की गई है उस गुड्स की, लेस टैक्स अमाउंट एज एप्लीकेबल, तो जो रिटेल सेल प्राइस है उस प्रोडक्ट के ऊपर, उसमें से टैक्स अमाउंट अगर आप घटा देंगे तो जो वैल्यू आएगी वो हम वैल्यू ऑफ सप्लाई मान लेंगे इस केस के अंदर, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि इसके अंदर जो हमारे स्पेसिफिक गुड जो बार बार ऊपर बोल रहा है तो कौन कौन से, सबसे पहला है इसके अंदर पान मसाला, ठीक है, यानी कि जो आप देखते होंगे मार्केट में मिलता है, वो रंग केसरी करके आता है ना, युवा केसरी, सॉरी मैं गलत बोल गया, रंग केसरी, युवा केसरी, जिसमें वो अजय देवगन ऐड करता है, तो वो विमल, ठीक है। तो पान मसाला कोई हो सकता है, अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको, टोबैको रिफ्यूज अदर देन टोबैको लीव्स, अनमैन्युफैक्चर्ड यानी कि अनिर्मित तंबाकू, यानी कि होता क्या है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, जो तंबाकू है जब उसमें खेतों में उगाई जाती है तो वो अनमैन्युफैक्चर्ड होती है, उसके छोटे छोटे जो पत्ते पत्ते काट कूट के जो मार्केट में बिकता है वो अनमैन्युफैक्चर्ड तंबाकू होती है। अगर आप गांव या देहात एरिया में जाएंगे तो आपको ये बहुत मिलती है जहाँ पे अनमैन्युफैक्चर्ड तंबाकू होती है, ठीक है, तो वो इसमें कवर्ड है। सिगार, चीरूट, सिगरेट एंड सिगरेट भी इसमें कवर है। ऑफ टोबैको और टोबैको सब्स्टिट्यूट, जो कि टोबैको या टोबैको के सब्स्टिट्यूट से बनी हुई हो। अदर मैन्युफैक्चर्ड तंबाकू एंड मैन्युफैक्चर्ड तंबाकू सब्स्टिट्यूट, कोई तंबाकू मैन्युफैक्चर्ड तंबाकू हो सकती है, जस्ट लाइक इसके लिए आपका एग्जांपल ले सकते हैं जो कुबेर खैनी करके आती है आपकी, ठीक है, वो आपकी जो कुबेर खैनी है वो आपकी मैन्युफैक्चर्ड तंबाकू होती है, और जो स्वागत की जो तंबाकू आती है वो आपकी अनमैन्युफैक्चर्ड तंबाकू, उसको बनाना पड़ता है। मींस आपने देखा होगा कई लोगों को जो तंबाकू बनाते हैं चूना डाल करके, वो अनमैन्युफैक्चर्ड होती है, और जो खैनी टाइप में आती है, जो कुबेर वगैरह की जो आती है प्रोडक्ट, वो मैन्युफैक्चर्ड तंबाकू होती है। एंड मैन्युफैक्चर्ड टोबैको सब्स्टिट्यूट होमोजेनियस और रिकॉन्स्टिट्यूट टोबैको, टोबैको एक्सट्रैक्ट एंड एसेंशियल्स अदर देन बीडीज,
बीड़ी इसमें कवर नहीं है, ठीक है ना, बीड़ी इससे बाहर रखा गया है, बीड़ी इसमें नहीं आएगा आपका, ठीक है। उसके वाला प्रोडक्ट कंटेन्स टोबैको और रिकॉन्स्टिट्यूटेड टोबैको एंड इंटेंड और इनहेलेशन विदाउट कंजम्पशन। इसके अलावा कोई टोबैको या कोई तंबाकू का कोई रिकॉन्स्टिट्यूट आप यूज करें इनहेल करने के लिए, ठीक है। जस्ट लाइक अब आप ये समझ सकते हो कोई ऐसी तंबाकू प्रोडक्ट जैसे कि जो हुक्का वगैरह में यूज करते हो, अगर वो भी तंबाकू है तो वो भी आपकी यहाँ पे कवर करी जाएगी, ठीक है। प्रोडक्ट कंटेनिंग टोबैको, प्रोडक्ट कंटेनिंग तंबाकू और निकोटीन सब्स्टिट्यूट एंड इनहेल और इनहेलेशन विदाउट कंजम्पशन, यानी कि वो भी इनहेल के लिए यूज कर रहे हो। उसके बाद में उसने बोला द अमाउंट ऑफ एप्लीकेबल टैक्स रेट टू इन सब रूल 1 शैल बी डिटरमाइन इन द फॉलोइंग मैनर, नेमली। तो अमाउंट ऑफ एप्लीकेबल टैक्स कैसे निकाला जाएगा उसने बोला है, उसने ऊपर बात करा वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालने के लिए, लेकिन वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालने के लिए उसने ऊपर फॉर्मूला जो दिया उसने क्या बोला, रिटेल सेल प्राइस से जो एप्लीकेबल टैक्स अमाउंट है वो उसमें से माइनस कर दो तो आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई आएगी। अब क्योंकि आपके पास में रिटेल सेल प्राइस है, आपके उसके अंदर टैक्स इंक्लूड है, आरएसपी में ये इंक्लूसिव ऑफ टैक्स है, इंक्लूसिव ऑफ टैक्स है। तो इसमें से टैक्स अमाउंट हमें कैसे अलग करना है उसके लिए फॉर्मूला बताया गया है। ये फॉर्मूला दोस्तों सेम एज फॉर्मूला हमारा रूल नंबर 31 रूल नंबर 35 में भी दिया हुआ था, बट वहां पे जो वो बात करता था वो ये रिटेल सेल प्राइस की जगह पे बोलता था वैल्यू ऑफ इन सप्लाई इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, ठीक है। तो ये उसमें और इसमें फर्क है, कंफ्यूज मत करना। रूल नंबर 35 में वैल्यू ऑफ इंक्लूसिव ऑफ टैक्स की बात करता है आरएसपी की जगह पे, रूल नंबर 31D में आरएसपी बोल रहा है। तो उसने क्या बोला, टैक्स अमाउंट कैसे निकलेगा, रिटेल सेल प्राइस आरएसपी इनटू टैक्स रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस सम ऑफ टैक्स रेट। तो यही उसने यहाँ बोला है, रिटेल सेल प्राइस इनटू टैक्स रेट परसेंटेज में जो भी एप्लीकेबल टैक्स है उसके ऊपर सीजीएसटी एसजीएसटी लग रहा है तो उन दोनों का टोटल करके ले लीजिए, और अगर आईजीएसटी लग रहा है तो आईजीएसटी के रेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइडेड बाय 100 प्लस सम ऑफ एप्लीकेबल टैक्स रेट। मींस सम ऑफ एप्लीकेबल क्यों बोला, क्योंकि हो सकता है सीजीएसटी एसजीएसटी हो, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी हो या फिर आईजीएसटी हो। तो आईजीएसटी होगा तो एज इट इज 18% आ जाएगा, सीजीएसटी एसजीएसटी होगा 99% प्लस, ठीक है। फॉर्मूला सेम एज रूल नंबर 35, ठीक है। रूल नंबर 35 में भी सेम फॉर्मूला है, बस फर्क कितना है, वहां पे वैल्यू ऑफ इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेबल सप्लाई बोल इंक्लूसिव ऑफ टैक्स बोलता है, यहाँ पे रिटेल सेल प्राइस बात करता है, ठीक है। यहां तक आपको क्लियर है। देन उसके बाद में उसने इस रूल की कुछ एक्सप्लेनेशन दे रखी है, ठीक है। वो एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता देता हूँ कि क्या है, एक बार नजर मार लेते हैं। वैसे तो ये सब कुछ क्लियर ही है आप लोगों को, लेकिन फिर भी एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पस ऑफ दिस रूल, इस रूल के लिए एक्सप्लेनेशन में एप्लीकेबल टैक्स रेट का मतलब क्या, मींस आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी एज द केस में बी। मींस इंटरस्टेट सप्लाई का केस होगा तो आईजीएसटी आ जाएगा, और इंट्रास्टेट सप्लाई का केस होगा तो सीजीएसटी एसजीएसटी आ जाएगा, और यूटीजीएसटी किस केस में आएगा, अगर आपका यूनियन टेरिटरी का केस है, ठीक है। रिटेल सेल प्राइस आरएसपी का मतलब उसने बताया है यहाँ पे। अब दोस्तों होता क्या है, एक मिनट ये ध्यान से समझना, रिटेल सेल प्राइस का मतलब होता है मैक्सिमम प्राइस डिक्लेयर्ड ऑन द गुड। मींस आप देखेंगे अगर आप कोई ये जो तंबाकू प्रोडक्ट्स या पान मसाला वगैरह आप अगर जब खरीदने जाते हैं तो उसके पाउच के पीछे प्राइस लिखा होता है कि 5 रुपए का पैकेट है, या 10 रुपए का पैकेट है, या 15 रुपए का पैकेट है। वो जो प्राइस होता है वो मैक्सिमम प्राइस होता है, मींस उतने पे वो सेल होगा। अब उस प्राइस के अंदर टैक्स भी इंक्लूड होता है, उसमें आप अगर ध्यान से देखेंगे तो उसके अंदर लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, ठीक है। तो आरएसपी का मतलब होता है मींस द मैक्सिमम प्राइस डिक्लेयर्ड ऑन गुड्स एट विच सच गुड्स इन पैकेज फॉर्म में बी सोल्ड टू द अल्टीमेट कंज्यूमर। मींस वो उसका मैक्सिमम डिक्लेयर प्राइस है जिसके ऊपर वो गुड जो पैक किया गया है वो सोल्ड होगा किसको, अल्टीमेट कंज्यूमर को, जो कि उसको कंज्यूम करने वाला है। यानी कि हम जैसे लोग या जो बंदा खैनी या तंबाकू पान मसाला का सेवन करता है, वो जो अल्टीमेट कंज्यूमर है उसको बेचा जाएगा। इंक्लूड ऑल टैक्सेस, उसके अंदर सभी टैक्सेस आपके इंक्लूड हैं, ड्यूटीज, सरचार्ज और सेल बाय व्हाटएवर नेम का जो भी कुछ नाम लिखा हुआ हो। मींस लेकिन होना कौन सा चाहिए,
जीएसटी से रिलेटेड, मीन जीएसटी से रिलेटेड अगर टैक्स है, जीएसटी अमाउंट है या फिर सेस अमाउंट है, तो वो आपका उसमें इंक्लूड माना जाएगा। तो रिटेल सेल प्राइस में वो सब कुछ इंक्लूड होता है। वेयर ऑन द पैकेज ऑफ एनी स्पेसिफिक गुड्स मोर देन वन रिटेल सेल प्राइस। ये क्या मतलब बोल रहा है, ये यहाँ पे जो इसके लिए बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि अगर एक स्पेसिफिक गुड्स के ऊपर जो उसका पैकेज है उस पर एक से अधिक रिटेल सेल प्राइस है। आपको तो दोस्तों, अब पान मसाला में तो मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं मार्केट में, उस पर आप कभी ध्यान से देखिएगा तो उस पर प्राइस लिखा होता है कि दिल्ली के लिए जो मैक्सिमम एमआरपी है वो 10 रुपए है, उत्तराखंड या जो पहाड़ी एरिया है वहां पे उसके लिए मैक्सिमम रिटेल सेल प्राइस जो है या आरएसपी रिटेल सेल प्राइस जो है वो 15 रुपए है। ठीक है, तो क्या हुआ उस केस में, दो रिटेल सेल प्राइस आई निकल के आपकी, दिल्ली के लिए 10 रुपए और पहाड़ी एरिया के लिए 15 रुपए। ठीक है, तो वेयर वन ऑन द पैकेज ऑफ द स्पेसिफिक गुड्स मोर देन वन रिटेल सेल प्राइस, मींस अगर एक से ज्यादा रिटेल सेल प्राइस है, मींस मान लीजिए उस पर 10 रुपए का प्राइस भी पड़ा है दिल्ली के लिए, 15 रुपए का प्राइस भी पड़ा है उत्तराखंड के लिए, इज डिक्लेयर्ड द मैक्सिमम ऑफ सच रिटेल प्राइस शैल बी डीम्ड टू बी द रिटेल सेल प्राइस। तो उस केस में जो सबसे हाईएस्ट रेट होगा, जो मैक्सिमम आरएसपी होगा उस पाउच के ऊपर या उस प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है, उसकी पैकेजिंग के ऊपर जो मैक्सिमम रिटेल सेल प्राइस होगा, हम उसको ही मान के चलेंगे कि ये मैक्सिमम रिटेल सेल प्राइस है और हम उसी को कंसीडर करके उससे टैक्स अमाउंट निकालेंगे। देन उस टैक्स अमाउंट को उसके रिटेल सेल प्राइस से माइनस करके हम लोग उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई निकाल लेंगे। यहाँ तक क्लियर है आपको? ठीक है, देन आता है डी, वेयर द रिटेल सेल प्राइस डिक्लेयर्ड इन द पैकेज ऑफ एनी स्पेसिफिक गुड्स इज अल्टर्ड टू इंक्रीज द रिटेल सेल प्राइस एट एनी स्टेज बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर द सप्लाई। मींस अगर मान लीजिए कोई रिटेल सेल प्राइस ऑलरेडी पैकेज के ऊपर डिक्लेयर था किसी स्पेसिफिक गुड्स के, लेकिन अब कोई हो सकता है कोई गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की कोई नोटिफिकेशन आ गई हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई नोटिफिकेशन आ गई, या कोई और अदर लॉ की वजह से कुछ उसमें चेंजेस हुआ हो जिसकी वजह से उसको वो प्राइस चेंज करना पड़ा हो, इज अल्टर टू इंक्रीज द रिटेल सेल प्राइस। डिक्रीज की बात नहीं कर रहा है वो, इस चीज का ध्यान रखना, डिक्रीज नहीं बोल रहा, वो वर्ड यूज कर रहा है इंक्रीज। इंक्रीज, अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जिसकी वजह से उसको स्पेसिफिक गुड्स का जो प्राइस है उसे अल्टर करना पड़ रहा है आरएसपी को, अल्टर टू इंक्रीज द आरएसपी मींस रिटेल सेल प्राइस को बढ़ाना पड़ रहा है एट एनी स्टेज बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर द सप्लाई। मींस अल्टर करना पड़ा उसको सप्लाई से पहले, सप्लाई के दौरान या सप्लाई के बाद। ऐसा केस कब हुआ था, जब दोस्तों आपको ध्यान होगा सितंबर 2025 में जब जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी, उसके बाद में जब बहुत सारे प्रोडक्ट्स के रेट चेंज हुए थे, तो उसमें आपको ध्यान होगा पान मसाला भी इंक्लूड था, उस वजह से वहां पर रेट चेंज हुए थे जीएसटी के। प्रोडक्ट 28 से 40% में भी गए थे, 28 से 28%, 28 से 18% में भी आए थे, 12% का रेट खत्म हो गया था। आपको ये चीज पता होगी, सितंबर 25 में ये आया था ऐसा। आई थिंक 22 सितंबर 2025 की ये बात है जब ये नोटिफिकेशन आया था इसका, जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के बाद में रेट चेंज हुए थे, जिसमें मोदी जी बोल रहे थे कि अब की बार दिवाली में आपको और ज्यादा शॉपिंग कर पाए क्योंकि आपकी जो परचेसिंग पावर है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर जीएसटी कम हुआ था। आपको ध्यान होगा इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स में भी बहुत सारे ऊपर कम हुआ था, तो उस केस में हो सकता है ऐसा। ठीक है, अल्टर टू इंक्रीज, वो बात बार बार मैं बोल रहा हूँ, इंक्रीज की बात कर रहा है, डिक्रीज नहीं बोल रहा है यहाँ पे। ठीक है, सच अल्टर रिटेल प्राइस शैल बी डीम्ड टू बी द रिटेल सेल प्राइस। तो जो वो प्राइस उसने चेंज करके जो हायर प्राइस लेके आया है आरएसपी, अब हम उसको मान के चलेंगे कि वो उसका रिटेल सेल प्राइस है, उसके ऊपर हम उसको फॉर्मूले को लगाएंगे। ठीक है, देन आता है वेयर डिफरेंट रिटेल सेल प्राइस आर डिक्लेयर्ड ऑन डिफरेंट पैकेजेस। मींस अगर अलग अलग पैकेजेस के ऊपर अलग अलग आरएसपी डाल रखा है उसमें, मींस एक तो हो गया कि एक ही पैकेज पे एक से अधिक आरएसपी है। ठीक है, मींस एक पैकेट था उसपे उत्तराखंड के लिए अलग रेट है, दिल्ली के लिए अलग रेट है, बट अब उसने बोला डिफरेंट रिटेल पैकेजेस, पैकेजेस अलग अलग हैं, उसने उत्तराखंड के लिए अलग बनाया, दिल्ली के लिए अलग बनाया। ठीक है, और सेल ऑफ एनी स्पेसिफिक गुड्स अबव इन पैकेज फॉर्म इन डिफरेंट एरिया, जो कि अलग अलग एरियाज में अलग अलग रेट के हिसाब से बेची जाएगी। देन ईच सेल रिटेल प्राइस शैल बी द रिटेल प्राइस फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ स्पेसिफिक गुड्स इंटेंड टू बी सोल्ड इन द एरिया टू विच द रिटेल सेल प्राइस रिलेटेड। ठीक है, मतलब अगर एक ही पैकेट के ऊपर दो रेट मेंशन है तो हायर रेट लेना है। मींस दिल्ली का 10 रुपए है, उत्तराखंड के लिए 15 रुपए है, तो हम 15 रुपए पकड़ेंगे। बट उसने पैकेजिंग जो
स्पेसिफिक प्रोडक्ट जो ये बना रही है उस कंपनी ने क्या करा, उस पैकेजिंग ही अलग अलग बना रखी है। भाई ये दिल्ली का पैकेजिंग, दिल्ली में अगर सोल्ड होगा तो ये 10 रुपए वाला पैकेट बेचना है, हरियर में सोल्ड होगा तो ये 15 रुपए वाला बेचना है, साउथ में जाकर के सोल्ड होना तो ये 20 रुपए वाला बेचना है। ठीक है, उसमें पैकेजिंग अलग अलग कर रखी है सबके लिए। तो फिर वो ये बोल रहा है कि अगर डिफरेंट रिटेल रेट प्राइस की अलग अलग पैकेजिंग है फॉर सेल ऑफ एनी स्पेसिफिक गुड्स अबव इन पैकेज फॉर्म इन डिफरेंट एरिया, अलग अलग एरिया में अलग अलग रेट पे बेचना है, तो हर एरिया का अलग अलग रेट निकाला जाएगा। तो रिटेल सेल प्राइस जो इस सच रिटेल सेल प्राइस है शैल बी द रिटेल सेल प्राइस, वही आरएसपी माना जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ द स्पेसिफाइड गुड्स, स्पेसिफिक गुड्स के लिए इंटेंड टू बी सोल्ड इन द एरिया विच द रिटेल सेल प्राइस रिलेट, जिस एरिया से वो रिलेट करता है उस एरिया के लिए जो हमारे को वैल्यू सप्लाई निकालनी है उसके लिए वही रेट को कंसीडर किया जाएगा। यहाँ तक आपको क्लियर है? तो दोस्तों ये जो था ये था हमारा रूल नंबर 31D, जो कि मेरे को लगा कि आप लोगों को साथ बता देना चाहिए, बताना कि मेरे को बताना ही था, क्योंकि ये अमेंडमेंट थी हमारे एक्ट के अंदर जो कि 1 फरवरी 2026 से एप्लीकेबल हो गई थी। रीजन भी नया लॉ अभी आया मार्केट में, हम लोगों को अभी मैंने परचेज किया तो मेरे को उसमें देखा, मैंने रीड किया तो मेरे को उसमें जब दिखा मेरे को तो मैंने ये डिस्कस कर दिया आपके साथ में। अब दोस्तों इसके कंप्लीट होने के बाद में हमारा सेक्शन नंबर 15 वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यूएशन के जो रूल है, रूल नंबर 27, रूल नंबर 28, रूल नंबर 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 और रूल नंबर 31D जो एक ही अमेंडमेंट आई थी, मैंने सब आपके कवर कर दिए, यानी कि वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई का पूरा कंसेप्ट आपका मैंने क्लियर कर दिया है। इसकी पूरी प्लेलिस्ट की जितनी भी वीडियोस है वो मैंने सारी अपने चैनल पे अपलोड करता जा रहा हूं मैं। अगर कोई एक आधी रह गई तो वो भी आ जाएगी, रीजन भी वो थोड़ी बहुत एडिटिंग चल रही है उसके ऊपर, तो वो भी मैं अपलोड कर दूंगा। अब जो मेरी पीछे से रिलेटेड किसी भी वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट हो, जिसमें मैंने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किया, स्कोप ऑफ सप्लाई और वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई कंसीडर कर लिया है, इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो आप मेरे को डेफिनेटली मेरे यूट्यूब पेज के ऊपर मुझे कमेंट छोड़िएगा, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई कर दूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अगर आपको कोई भी यहाँ तक कंफ्यूजन आती है। ठीक है, इसके बाद में जो अब अगला हमारा जो टॉपिक चलेगा इसके बाद में वैल्यूएशन के बाद में, अब जो हम अगला टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो है हमारा टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, टाइम ऑफ सप्लाई, जिसमें हम लोग कवर करेंगे सेक्शन नंबर 12 और सेक्शन नंबर 13। सेक्शन नंबर 12 आपकी गुड्स से रिलेटेड है और सेक्शन नंबर 13 आपका सर्विसेज से रिलेटेड है। ये दोनों सेक्शन हम लोग कवर करेंगे। क्यों मैं इस तरीके से चल रहा हूं, देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया रजिस्ट्रेशन क्या होता है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन कब मैंडेटरी है, टर्नओवर बेसिस पे कब मैंडेटरी है, और नॉर्मली अगर टर्नओवर नहीं देखते तो कब मैंडेटरी है, किसको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना। मींस हमने सबसे पहले समझा रजिस्ट्रेशन करवाना है कि नहीं करवाना। फिर बात आती है स्कोप ऑफ सप्लाई की, भाई सप्लाई बनेगा कि नहीं बनेगा, जिसमें हमने सेक्शन नंबर 7 स्कोप ऑफ सप्लाई कवर किया था। उसके बाद में 3 शेड्यूल हमने पढ़े थे, जिसमें एक था हमारा शेड्यूल नंबर 1 जिसमें वो बात करता था हमारा कि भाई कोई भी सप्लाई हमारी विदाउट कंसिडरेशन अगर होती है तो वो भी हम सप्लाई मानेंगे। दूसरा था शेड्यूल 2 जिसमें उसने बोला था कि हम किसी को गुड्स ऑफ वैल्यू ऑफ वो स्कोप ऑफ सप्लाई के अंदर गुड्स की सप्लाई मानेंगे या सर्विस की सप्लाई मानेंगे। और तीसरा शेड्यूल 3 था जिसमें हमने कहा था कि हम इसको ना तो सप्लाई मानेंगे गुड्स की, ना ही सप्लाई मानेंगे सर्विस की। तो हमने सप्लाई समझ ली थी। सप्लाई समझने के बाद में फिर हमने समझा कि भाई जब सब में पता चल गया हाँ भाई हमको रजिस्ट्रेशन कराना है, हमने सप्लाई समझ ली हाँ ये सप्लाई भी है हमारे इसके एक्ट के हिसाब से। उसके बाद में हमने समझा कि भैया अब जब सप्लाई बन गई तो उसके लिए वैल्यू कौन सी कंसिडर की जाए कि भाई किस टाइम पे वो वैल्यू उसकी क्या होगी जिसके ऊपर हमें जीएसटी चार्ज करना है। ठीक है, तो सेक्शन नंबर 15 हमने कवर किया। अब हम कवर करेंगे कि भाई अब हमें ये भी पता चल गया कि भाई हाँ सप्लाई है, हमें वैल्यू भी पता चल गई, वैल्यू भी हमने निकाल ली उसकी। अब हम देखेंगे भैया वो सप्लाई मानी किस समय पे जाएगी वो, ठीक है ना। मींस अब वो सप्लाई बनेगी किस टाइम पे हमारी लायबिलिटी आ जाएगी, अब ये सप्लाई बन गई हमें इसके ऊपर जीएसटी चार्ज करना है। उसके लिए हम लोग सेक्शन नंबर 12 और सेक्शन नंबर 13 आप कवर करेंगे, जिसमें हम एक गुड्स की बात करेंगे और एक सर्विसेज की बात करेंगे। जब ये सेक्शन हमारे खत्म हो जाएंगे देन हम लोग आएंगे इसका एक जो सबसे बेहतरीन सेक्शन आता है जो कि सबसे ज्यादा दुखी करता है, सेक्शन नंबर 16 आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, इसमें हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है सेक्शन नंबर 16 में, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे को देखने के लिए, क्या-क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कौन सा कवर होगा, कौन सा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें आईएसडी हो गया, आपका बिल ऑफ एंट्री हो गया, नॉर्मल बिल हो गया, सब इसमें घुसे हुए होते हैं सेक्शन नंबर 16 में। तो फिर हम लोग सेक्शन नंबर 16 की बात करें।
तो अभी पीछे से रिलेटेड कोई भी वीडियो के अंदर अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई करूंगा। आप जितना ज्यादा इंगेज होगे उतना ज्यादा मजा आएगा आप लोगों को भी, और मुझे भी पढ़ाने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, बाकी मैं दिनेश मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।